वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों देख लेते हैं वायरल पेपर जो आया है दोस्तों कक्षा 10 की हिंदी का। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग 2025 सन पढ़ा है। और दोस्तों देख लेते हैं जो ये पेपर वायरल हुआ है किस तरीके से दोस्तों वायरल हुआ है। आइए इस वायरल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों हो ना हो सकता है कोई यही पेपर आ जाए या इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अनुक्रमांक लिखना होता है, अपना नाम भरेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का क्या संग्रह है बच्चों, किस तरह का लेवल इसमें दोस्तों दिया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया गया है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, दूसरा दिया गया है प्रेमचंद जी हैं, तीसरा दिया गया है गिरधर दास हैं, और चौथा दिया गया है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी जो हैं वही शुक्ल युग के लेखक हैं। दोस्तों क्या है? प्रेमचंद जी ही शुक्ल युग के लेखक हैं। और दोस्तों शुक्ल युग को ही क्या कहा जाता है? छायावादी युग भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की काल अवधि में केवल 1 वर्ष का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन बी। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कफन और पूस की रात कहानी के लेखक हैं। दोस्तों क्या है? कफन और पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी हैं, दूसरा दिया गया है प्रेमचंद जी हैं, तीसरा दिया गया है सुदर्शन जी हैं, चौथा दिया गया है यशपाल जी हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जहां पर कफन आ जाए या पूस की रात आ जाए दोस्तों या मंत्र आ जाए, ये कहानियां किसकी हैं? तो दोस्तों ये कहानियां हैं प्रेमचंद जी की, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये सभी कहानियां रचित हैं। और दोस्तों यदि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में बात करें तो दोस्तों गोदान और गबन इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास। दोस्तों क्या है? गोदान और गबन इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों इनकी जो एक रचना है कलम का सिपाही, वह भी बहुत बार दोस्तों पूछी जाती है यूपी बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों इनका एक जो और उपन्यास है मंगल सूत्र। दोस्तों कैसा है? मंगल सूत्र। तो मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है सिंदूर की होली। दोस्तों क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर? कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? दोस्तों क्या है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि सिंदूर की होली के जो नाटककार है दोस्तों, यानी सिंदूर की होली जो नाटक है उसके नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन कौन है? सी नंबर, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। और दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने सिंदूर की होली जो नाटक है वो कब लिखा था? तो फ्रेंड्स वो लिखा गया था 1934 में। कब लिखा गया दोस्तों? 1934 में लिखा गया था। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है रूस में 25 मास। दोस्तों क्या है? रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। दोस्तों कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, प्रभाकर माचवे जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या राहुल संकृत्यानयन हैं। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दें, यदि कहीं पर कोई यात्रा वृत्तांत के बारे में पूछता है, कोई यात्रा से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों कम से कम 100 में से 90% राहुल संकृत्यानयन ही उसका राइट आंसर होता है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो राहुल संकृत्यानयन जी को मिली है वो किसमें लिखी है? यात्रा वृत्तांत के रूप में ही इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई है। तो दोस्तों यदि कोई भी यात्रा वृत्तांत का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो दोस्तों यदि उसमें राहुल संकृत्यानियन का ऑप्शन दिया गया है तो 90% वही ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर कह रहा बाजे पायलिया के घुंघरू। दोस्तों क्या है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, बी ऑप्शन दिया गया है देवेंद्र सत्यार्थी हैं, सी ऑप्शन दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या डी ऑप्शन दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो फ्रेंड्स बाजे पायलिया के घुंघरू के जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवां है कि रीतिकाल को, दोस्तों क्या है? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? दोस्तों रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ये ऑप्शन में दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधुओं ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो दोस्तों किसने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल? तो दोस्तों रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिस्र बंधु। कौन है दोस्तों? मिस्र बंधु। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? दोस्तों रीतिकालीन कवि कौन है? देव है। और देव की कृति इसमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग
समझ पा रहे हैं। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लगा है, भाव विलास, यानी अंत में क्या आ रहा है, विलास आ रहा है। दोस्तों दूसरे में देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, भवानी विलास आ रहा है। यहाँ पर क्या है, रस विलास आ रहा है। यानी ये तीनों जो हैं ये विलास हैं दोस्तों। तो विलास का मतलब है कि ये तीनों जो हैं ये किसी एक ही कवि के द्वारा रचित हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कवि प्रिया की, तो दोस्तों ये रचना दूसरी है। तो फ्रेंड्स भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास जो रचनाएं हैं ये कवि देव की ही रचनाएं हैं। लेकिन दोस्तों जो कवि प्रिया है ये देव की रचना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये किसकी है, ये केशव प्रसाद की है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, यानी जहां पर भी प्रिया जुड़ा होता है वो किसका होता है दोस्तों, वो केशव की रचनाएं हैं। तो ये फ्रेंड्स किसकी रचनाएं थी, ये केशव की रचनाएं थी। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युग की विशेषता और प्रवृत्ति लिखना। दोस्तों क्या लिखना है, द्विवेदी युग की क्या विशेषता है और उसकी क्या प्रवृत्ति है, हमें इस चीज को लिखना है। तो दोस्तों क्या है, इतिवृत्तात्मकता, बी ऑप्शन में दिया गया है श्रृंगार एवं प्रेम, सी में दिया गया है नारी सौंदर्य का चित्रण, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं द्विवेदी युग की विशेषता हम लोग देख रहे हैं क्या थी, इतिवृत्तात्मकता। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, दोस्तों दिया गया कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1943 में तार सप्तक का संपादन किसने किया था, रामविलास शर्मा जी ने किया था, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था, या प्रभाकर माचवे जी ने किया था, या गिरजा कुमार माथुर ने किया था। तो फ्रेंड्स 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन करने वाले कौन थे, तो दोस्तों वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा, दोस्तों क्या है, राम की शक्ति पूजा व कुकर मुत्ता किसकी रचना है। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है, या फिर महादेवी वर्मा जी की है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि राम की शक्ति पूजा व कुकर मुत्ता जो ये रचनाएं हैं दोस्तों, ये है किसकी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो दोस्तों किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है इस तरह से ही क्वेश्चन आए, उसमें इस तरह से दोस्तों दो पंक्तियां लिख देगा और उसी में से रिलेटिव दोस्तों पूछ देगा कि इसमें कौन सी पंक्तियों में दोस्तों क्या अलंकार है, क्या छंद है, इस तरीके से दोस्तों वो पूछेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा बुरे समय को देख कर, क्या दोस्तों लिखा है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा है, गंजा है, और दोस्तों गंजा क्यों रोए, क्यों उसका बाल बांका क्या होगा, उसके तो सर पे कोई बाल ही नहीं है। तो दोस्तों जब उसके सर पे कोई बाल नहीं है तो उसका बाल बांका क्या होगा। यानी इसमें दोस्तों क्या है, इन पंक्तियों में एक दोस्तों क्या है, उल्लास और विनोद का भाव छुपा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर उल्लास विनोद व हास का भाव छिपा होता है, वहां दोस्तों क्या होता है, वहां होता है हास्य रस। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हास्य रस। जहां पर दोस्तों हंसी वाली भी बात हो वहां हास्य रस, जहां दोस्तों करुणा की बात हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वहां पर करुण रस हो जाता है। दोस्तों वीर रस, जहां पर वीरता का भाव हो, एक वीरता की जज्बा हो, देश प्रेम की दोस्तों जज्बा होती, वहां वीर रस होता है। दोस्तों श्रृंगार रस, जहां पर सजने संवरने की बात हो, अच्छे से ब्यूटी पार्लर में तैयार होने की बात हो, वहां दोस्तों क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। तो चारों रसों हमने आप लोगों को समझा दिए हैं, जैसा दोस्तों जहां पर पंक्तियों में हमें भाव प्रकट होगा उसी के अनुसार हम लोग उस रस के रूप में वर्णित कर लेंगे। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध को, दोस्तों क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, यानी तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब दोस्तों हमें क्या पहचानना है और हमें किस तरीके से अलंकार ढूंढने हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जहां पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनु इस तरह के शब्द मिल जाएं वहां पर दोस्तों क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मानो मिल गया। तो जहां पर दोस्तों मानो मिल जाएगा हम लोग क्लिक कर देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब दोस्तों इसके साथ में और दिया गया है, क्या दिया गया है, उपमा अलंकार। तो दोस्तों उपमा अलंकार तो आप लोग जानते हो, जब हम किसी की उपमा किसी के साथ में करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है दोस्तों।
दोस्तों जैसे हरिपद कोमल कमल से, ये उपमा अलंकार है। अब दोस्तों जहां पर रूपक अलंकार की बात आ जाए तो दोस्तों जहां पर भेद रहित आरोप किया जाए यानी कोई भेद ना बताया जाए, जैसे दोस्तों चरण कमल बंदौ हरिराई, तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार दोस्तों शब्द अलंकार होता है और ये आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, केवल 3 अलंकार आप लोगों के सिलेबस में है। या तो उपमा आएगा, या तो रूपक आएगा, और या तो फिर उत्प्रेक्षा आएगा। यही दोस्तों 3 अलंकार हैं जिनमें से कोई भी एक अलंकार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा पक्का। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा नील सरोरु श्याम तरुण। दोस्तों क्या है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊं सो मम उर्धाम और सदा क्षीर सागर नयन। कह रहा दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें छंद कैसे ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था दोस्तों, कि हम लोग मात्राएं निकालते हैं, उन्हीं मात्राओं के अनुसार हम लोग छंद की डिफाइन करते हैं कि कौन सा उसमें छंद होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कितनी मात्राएं निकल रही हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है नील। दोस्तों क्या है, नीम ना में बड़ी की मात्रा है दोस्तों, यानी यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। और प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है दोस्तों नील, तो यहाँ पर 1 मात्रा हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों 1 + 2 + 1 हो गया। अब दोस्तों सरो रूह लिखा है, क्या लिखा है, सरो रूह, तो दोस्तों सा में तो 1 हो जाएगा, प्लस रो में 2 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस यहाँ पर रूह यानी 1 + 1 ये हो जाएगा दोस्तों। श्याम दोस्तों क्या है, नील सरोरुह श्याम, तो दोस्तों श्याम में देख लेते हैं, श्याम देर तक निकल रहा, 2 हो जाएंगे प्लस 1। तो दोस्तों अब जोड़ लेते हैं कितनी हो गई, 2 2 4 और 2 6 दोस्तों, 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। तो दोस्तों पहले में कितनी मिली, 11 मिली। अब दोस्तों दूसरा वाला चरण देख लेते हैं, यानी यहाँ से ये चरण बदल रहा है श्याम से, तो दोस्तों दूसरा वाला चरण देख लेते हैं। यानी हमें नोट कर लिया हम लोगों ने कि पहले चरण में कितनी है, 11 मात्रा है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरे चरण में, यानी लिखा तरुण, तो दोस्तों ता 1 रु 1 न 1, यानी तीनों में 1 1 हो गया, तो 1 + 1 + इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। फिर दोस्तों 1 प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों क्या लिखा, तरुण अरुण, तो दोस्तों आ 1 रु 2 और न, इसमें भी 1 आ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी 1 1 हो गई, प्लस अब दोस्तों क्या लिखा है, बारिज, दोस्तों क्या लिखा, बारिज, यानी बा में देर तक निकल रहा है, यानी 2 प्लस री 1 प्लस ज प्लस 1 प्लस, अब दोस्तों फिर से लिखा है नयन, तो 1 + 1 + 1। अब दोस्तों हमें इसमें गिनती करनी है कितनी मात्राएं हो गई, तो दोस्तों गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो दोस्तों अब ये क्या बन गया यहाँ पर, तो दोस्तों बन गया कि पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। तो दोस्तों क्या बना जाकर कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है भाई, सोरठा होता है क्या, दोहा होता है क्या, रोला होता है क्या, या फिर कुंडलिया होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि रोला दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में है जिसमें से 24 मात्राएं होती हैं, दोहा आप लोगों के सिलेबस में है जिसमें से दोस्तों पहले और तीसरे वाले में दोस्तों क्या होता है, 13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 होती हैं। दोस्तों सोरठा बताया गया था कि पहले और तीसरे में दोस्तों 11 होती हैं, दूसरे और चौथे में दोस्तों 13 होती हैं। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं निकलेंगी दोस्तों, तो यहाँ पर पहले में 11 निकली, दूसरे में 13 निकली। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि उपरयुक्त यहाँ पर क्या बनेगा, सोरठा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरठा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। दोस्तों 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों सभी लोग आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में से किस शब्द में अनु उपसर्ग जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14वें को हैशटैग क्वेश्चन नंबर मानेंगे और इसे कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां जो दिया गया है, कह रहा कि नीलकंठ, दोस्तों क्या है, नीलकंठ। फिर दोस्तों क्या है, त्रिनेत्र, दोस्तों क्या है, त्रिनेत्र। फिर दोस्तों क्या है, चतुर्भुज, क्या है दोस्तों, चतुर्भुज। और दोस्तों फिर क्या कह रहा है, समस्त पद में प्रयुक्त समास है। दोस्तों अब इनमें सब में से हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सा समास है। तो दोस्तों द्वंद्व समास तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो दोस्तों, कि द्वंद्व समास में दोनों पद में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के विलोम होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई विलोम जैसी तो बात है नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बना है, त्रिनेत्र दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिनेत्र। तो दोस्तों त्रिनेत्र का मतलब क्या है, यानी 3 नेत्रों वाला।
चतुर्भुज दोस्तों क्या है, यानी 4 भुजाओं वाला। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों शब्द तो कैसे हैं, संख्यावाची हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि यदि दोनों पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों वो भी बहुब्रीहि की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि की श्रेणी में आते हैं और दिगु की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों दिगु से तो बन रहा है, लेकिन नीलकंठ में दिगु नहीं बन रहा है दोस्तों, नीलकंठ में दिगु नहीं बन रहा है। दोस्तों नीलकंठ में कौन सा बन रहा है, यानी नीलकंठ, यानी ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि बन जाएगा। और दोस्तों यदि इन दोनों की बात करें, त्रिनेत्र और चतुर्भुज की, तो दोस्तों इसमें दिगु बनेगा। और जहाँ पर नीलकंठ की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर बहुब्रीहि आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन समासों का समाहार करते हैं। तो दोस्तों केवल दो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी त्रिनेत्र और चतुर्भुज, दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो दोस्तों 2 के लिए आंसर होगा वो सी नंबर होगा, यानी द्विगु समास। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है नीरद। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो नीरद तो जल का पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों अगला दिया गया है अम्बुद। दोस्तों अम्बुद भी बादल का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों दिया गया है पयोद। तो पयोद भी दोस्तों क्या होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। फिर दोस्तों दिया गया जलज और पंकज। तो दोस्तों पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, जलज भी कमल का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। दोस्तों हम लोग केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे कि हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। दोस्तों हमें कई बार ये गलती हो जाती है कि दोस्तों हम लोग हाँ वाले क्वेश्चन को नहीं कर देते और नहीं वाले क्वेश्चन को हम लोग हाँ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17वां, कह रहा कि युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन लिखना। दोस्तों क्या करना है, तृतीया एक वचन हमें लिखनी है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या दिया गया है युवाम। दूसरा दिया गया है त्वया। तीसरा दिया गया है त्वत। और चौथा दिया गया है तुभ्यम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी त्वया शब्द सही हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों कह रहा कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में। क्या दिया गया फ्रेंड्स, आंधी आई और हम भागने लगे। तो आइए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या कह रहा, ए ऑप्शन में कह रहा कि सरल वाक्य है, बी ऑप्शन में कह रहा कि मिश्र वाक्य है, सी में कह रहा कि संयुक्त वाक्य है, और डी में कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। जहां पर दोस्तों और शब्द लगा हो, क्या लगा हो, जहां पर और शब्द लगा हो, तो दोस्तों वो कैसा हो जाता है, वह हो जाता है संयुक्त, यानी दो संयुक्त यानी युग्म जुड़ जाते हैं। दोस्तों कैसे हो जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं। और दोस्तों जहां पर एक से अधिक कर्ता बन जाए, यानी एक से अधिक काम करने वाले हो जाएं, वहां पर दोस्तों वाक्य कैसा हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। और जहां पर दोस्तों क्या है, केवल साधारण सी चीजें लिखी हुई, तो वो क्या हो जाता है, एक सरल वाक्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स आंधी आई और हम घर भागने लगे। तो दोस्तों और शब्द दिया गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी संयुक्त वाक्य है ये। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। यानी महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। दोस्तों हमें क्या समझना है कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ हो, दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो वहां पर होता है कर्तवाच्य। और जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के बाद दोस्तों कर्म के अनुसार हो, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, वहां पर होता है कर्मवाच्य। और जहां पर दोस्तों क्रिया का प्रयोग भावना के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, एक एज के अनुसार हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह से रिलेटिव हो, वहां पर दोस्तों बन जाता है भाववाच्य। तो दोस्तों देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। दोस्तों क्या है, दिया, यानी ये दिया शब्द किसके लिए लगा गया है, महात्मा गांधी के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए। फ्रेंड्स सॉरी बच्चों, महात्मा बुद्ध लिखा है, महात्मा गांधी हमने बोल दिया। दोस्तों है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो दोस्तों इसमें क्या बन जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, कर्तवाच्य। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि वह अचानक चला गया। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है, क्या वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या फिर केवल क्रिया है। तो दोस्तों ये ना तो संज्ञा है, अचानक कोई संज्ञा नहीं बन रहा है, और ना ही दोस्तों वो सर्वनाम है। क्योंकि दोस्तों संज्ञाएं क्या होती हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया क्या होता है दोस्तों, चलने वाली चीजें, एक्शन वर्ड,
इज कॉल्ड वर्ब्स। तो दोस्तों यहाँ पर यानी चलने वाली, चलायमान चीजें क्रिया होती हैं। तो दोस्तों अचानक चला गया यानी चला कैसे गया, अचानक, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये एक क्रिया विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्रिया विशेषण। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहला दोस्तों जो OMR सीट में करने होते हैं, तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन आप लोग OMR सीट में भरेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं OMR सीट आप लोगों को अच्छे से भरनी आनी चाहिए, रोल नंबर आप लोगों को लिखने आनी चाहिए, जो कि दोस्तों हमने एक इसके पहले वीडियो बना के डाल दिया है। आप लोगों ने यदि अभी तक वह नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य वॉच कर लें, और दोस्तों उसमें समझ लें कि किस तरीके से हमें कॉपी को फिल करनी है, OMR सीट को क्लियर करना है। दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन OMR सीट वाले क्लियर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि इसमें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों क्या लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दोस्तों पहला क्वेश्चन बनना है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि अथवा में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अथवा में दिया गया है उससे भी ज़्यादा सरल चीज़ें। तो देख लेते हैं इस तरीके से दोस्तों, हम लोग दोनों जो भी दो गद्य आएंगे दोस्तों, उन दोनों गद्यों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उसमें देखेंगे कि कौन सा गद्य जो है वो सरल है, और सरल वाली चीज़ को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें दूसरा वाला गद्य बिल्कुल ईजी स्टेप में दिया गया है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों दिया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और संवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सराहा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों आप लोग कैसे संदर्भ लिखेंगे, किस तरीके से आप लोग पेपर से ही दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी से आंसर कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों लिखा है ये संदर्भ, तो पहला ऑप्शन डालेंगे उत्तर नंबर। तो दोस्तों डालेंगे उत्तर नंबर 21वें का। हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, का कर रहे हैं, और दोस्तों ये पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद दोस्तों क्या है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के दोस्तों क्या, हिंदी गद्य खंड के दोस्तों क्या, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों इतना हम लोग कर देंगे और 2 अंक हम लोगों के पक्के हो जाएंगे। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पर हम लोग डालेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग करते हैं। तो दोस्तों जिनके जिनके नीचे अंडरलाइन है, यदि इनका हम लोग कुछ अर्थ अपने शब्दों में दोस्तों बना सकते हैं, तो इन शब्दों को दोस्तों हम लोग थोड़ा अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दें। यदि नहीं कर सकते हैं तो जो चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, जिनके नीचे अंडरलाइन है वही चीज़ें आप लोग उतार देंगे तो भी सही आएगा। दोस्तों आप लोगों को इसे छोड़ना नहीं है, जो चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ें हमें करनी है। यदि छोड़ दोगे तो कोई अंक नहीं मिलेंगे दोस्तों, यदि लिखोगे तो कुछ ना कुछ अंक आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्या लिखा दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या में कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। दोस्तों कुसंग मतलब होता है बुरी संगति, यानी बुरी संगति जो है वह एक भयानक या भयावह ज्वर मीन्स यानी बुखार के समान है। दोस्तों कैसा बुखार, डेंगू वाला बुखार, भयानक वाला, चिकनगुनिया जिसमें से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो दोस्तों संगति का असर कैसा होता है, भयानक बुखार के समान होता है। यह केवल आपकी नीति यानी यह केवल आपके विचार और आपके व्यवहार का ही नाश यानी व्यवहार को ही नष्ट नहीं करता है, बल्कि आपके बुद्धि और विवेक को भी कम कर देता है। बस दोस्तों इतना हमें लिखना है और इतने दोस्तों हम लोगों को 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स दिया गया है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। दोस्तों क्या है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। दोस्तों किससे की गई है, उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान की गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और दोस्तों इसे करने में क्या है, हम लोगों के 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यानी इस तरीके से यदि हम लोग लिखते हैं और इस तरीके से यदि हम लोग पेपर को करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों 6 के 6 नंबर हम लोगों को प्राप्त होंगे। और फ्रेंड्स यदि ये चीज़ें आप लोगों को नहीं आ रही हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग से नहीं करनी है, केवल इस पैसेज से ही करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी में लिखी हैं दोस्तों। हम अपनी कोई याद की हुई चीज़ आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, इस पैसेज से ही सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसको करना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पहला देख रहे हैं और दोस्तों दूसरा भी देख लेते हैं कि दूसरा किस तरीके से होगा। दोस्तों दूसरा दिया गया है
यानी ऊधो जाहूँ तुम सही हम जाने, श्याम तुमही हो नो कहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग भगत है। दोस्तों लास्ट में क्या लिखा, लास्ट में लिखा है सूर। दोस्तों क्या लिखा है, सूर श्याम। यानी ये किससे द्वारा रचित है दोस्तों, ये सूरदास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों, सूरदास जी के द्वारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों को सूरदास, तुलसीदास और रसखान की जितनी भी दोस्तों काव्य में रचनाएं थी, सारी रचनाओं के दोस्तों संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को हमने कराई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग दोस्तों सूरदास हैं, सूरदास के बारे में आप लोग लिखेंगे और इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बच्चों क्या है, कई बच्चे यदि इसको ना लिख पाए, कई बच्चे क्या है यदि इसको ना लिख पाए, तो आप लोग ये सूरदास तो जान ही गए हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे इसका संदर्भ सहित व्याख्या। दोस्तों ये दिया गया है, किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों संदर्भ तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यानी प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूर सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के पद शीर्षक से अवतरित किया गया है या लिया गया है। इतना दोस्तों लिख देंगे तो 2 अंक तो हमें मिल जाएंगे। फिर दोस्तों लिखा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पद दिया गया है दोस्तों, इसमें ये रेखांकित अंश है और दोस्तों इस रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। यदि हम लोग इस इन लाइनों का आंसर नहीं जानते हैं तो दोस्तों जो चीजें लिखी यही दोनों लाइनें लिख देंगे और नीचे 2 और लिख देंगे, 4 बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे तो कम से कम दोस्तों 2 नहीं तो 1 नंबर तो हमें मिलेगा ही। यदि लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है उसी तरीके से आप लोग पेपर को अंजाम देंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है। दोस्तों इस बात का हमें तात्पर्य सिद्ध करना है इसका। तो दोस्तों क्या है, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, यानी जो ब्रज की नारियां हैं उनको तुम जोगन कहते हो और इस बात को कहने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है। तो दोस्तों ये बात कौन कह रहा है, तो फ्रेंड्स ये बात कह रहे हैं दोस्तों कौन, उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं। दोस्तों ये उद्धव वाला व्याख्यान इसमें दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23वां दिया गया है दोस्तों, आइए देख लेते हैं 23वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स दिया गया है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को हमने 4 चैप्टर सॉल्व करवाए हैं, यानी वाराणसी पूरा सॉल्व कराया है। उसके बाद दोस्तों वीरा वीरेण पूजते आप लोगों को सॉल्व कराया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा आप लोगों को पूरा सॉल्व कराया है, भारतीय संस्कृति आप लोगों को पूरा सॉल्व कराई है। तो दोस्तों 4 चैप्टर आप लोगों को सॉल्व कराए हैं और उन्हीं 4 चैप्टर में से यकीन मानिए कि प्रत्येक एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोगे इन्हीं 4 में से कोई एक पार्ट का इन दोस्तों संस्कृत में अनुवाद अवश्य आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं ये जो वायरल पेपर है, इस वायरल पेपर में दोस्तों क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वायरल पेपर में देखो लिखा है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याम विद्याया दिव्यम ज्योति घोगते। दोस्तों क्या है यहाँ पर, यानी वाराणसी वाले पार्ट से दिया गया है। तो फ्रेंड्स वाराणसी वाले पार्ट को भी आप लोगों को करवाया गया था संदर्भ सहित व्याख्या। तो आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो दोस्तों सबसे पहले तो संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों संदर्भ, कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक। दोस्तों फिर से आप लोग एक बार लिख कर चेक कर लीजिए, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक। दोस्तों क्या है, प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। दोस्तों इतना हम लोग कर देंगे, इतना करने के हम लोगों के 2 अंक पक्के हो जाएंगे एकदम सॉलिड। तो दोस्तों 2 अंक तो हमने यहाँ से ले लिए। अब दोस्तों बचता है इसका क्या, हमें इसका अर्थ लिखना है। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है, हमने जो वाराणसी का पाठ दोस्तों आप लोगों को पूरा पढ़ाया है, तो उस वाराणसी का पाठ दोस्तों आप लोगों को केवल एक बार सुनना है। क्या करना है, केवल आप एक बार सुन लो एग्जाम में जाने से पहले। और दोस्तों यकीन मानिए कि वाराणसी पाठ से जरूर कोई ना कोई चीज आएगी, तो उस चीज को आप लोग सुन लो और उसी सुनी हुई बातों को आप लोगों को लिख देना है अपने शब्दों में। दोस्तों 3 में से आप लोगों को 3 नहीं तो 2 अंक तो आप लोगों को पक्के मिलने वाले हैं। जो बच्चे दोस्तों उसे ना देख पाकर समझ पा रहे हैं उनके लिए बता देते हैं किस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने आप लोगों को बताया कि संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, कि प्रस्तुत दोस्तों यहाँ लिखा है संस्कृत गद्यांश। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यही लिखेंगे दोस्तों जो इसमें लिखा, अपने मन से कुछ नहीं करना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इतना करेंगे दोस्तों, उसके बाद में डाल देंगे अनुवाद। और दोस्तों अनुवाद में लिखेंगे वाराणसी के बारे में, यानी वाराणसी प्राचीन काल, यानी वाराणसी प्राचीन काल से बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, यह गंगा के तट पर स्थित है। दोस्तों जितनी बातें हम लोग वाराणसी के बारे में जानते हैं उतनी बातें हम लोग वाराणसी के बारे में हिंदी में लिखेंगे दोस्तों, बस संस्कृत में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका संस्कृत में से हमको हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में ही ट्रांसलेट नहीं करना। ये चीजें हमें ध्यान देनी है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस तरीके से हम लोग यदि करेंगे तो पूरे पूरे अंक हम लोगों को मिलने वाले हैं। फिर दोस्तों आप लोगों को हमने क्या किया था, बहुत सारे आप लोगों को
श्लोक करवाए थे दोस्तों, तो उन्हीं श्लोक में से देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, यानी 2 श्लोक दोस्तों दिए गए हैं, एक तो दोस्तों ऊपर है और एक ये नीचे दोस्तों। ये आप लोगों को शायद याद आ रहा हो कि बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समर समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो दोस्तों ये हम देख लेते हैं किस चीज़ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जब संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोस्तों क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा है संस्कृत पद्यांश, ये लिखा है दोस्तों, यही हमें लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, यहाँ संदर्भ पूछ रहा है तो दोस्तों संदर्भ यहाँ से उठाएंगे, हेडिंग बना देंगे। अब यहीं से लिखेंगे कि दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत, यहाँ पर बस दिए गए की जगह हम लोगों को प्रस्तुत लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजिते नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या है, बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय, यानी बंधन मरणम यानी मरने का बंधन ना हो, ना जन्म का बंधन हो, वापि जयो और वापि पराजय यानी ना जय हो और ना ही पराजय हो। दोस्तों जय और पराजय से अलग हटके क्या है, यानी वीर जो है वह प्रत्येक सिचुएशन में यानी प्रत्येक हालात में एक समान रहते हैं, चाहे जन्म का बंधन हो या मरण का बंधन हो या जय हो या फिर पराजय हो। वीर जो लोग होते हैं, जो वीर महापुरुष होते हैं दोस्तों, वो सदैव एक जैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनका आचरण कभी बदलता नहीं है। दोस्तों यही इसका अर्थ है। तो इस तरीके से इसका हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर देंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, यानी दोस्तों जैसे का नंबर पर लिखा है मुक्ति दूत या ये मुक्ति दूत। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं करना, हमें केवल क्वेश्चन नंबर 25 में यानी जहां पर लिखा हो कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों हमें बस एक चीज ढूंढनी है कि ज्योति जवाहर कहाँ पर लिखा है। दोस्तों हमें क्या ढूंढना है कि ज्योति जवाहर कहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ज्योति जवाहर यहाँ पर खा नंबर पर हमें लिखा हुआ मिल गया है। तो दोस्तों ज्योति जवाहर जो हमें मिल गया, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो दोस्तों डालेंगे कि उत्तर नंबर दोस्तों क्या है, 25वां है। तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर नंबर 25 का खा नंबर, क्या दोस्तों 25 का खा। और कौन सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले में कह रहा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, दूसरे में दोस्तों कह रहा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों चरित्र चित्रण ज्यादा सरल है, तो हम लोग डाल देंगे सेकेंड नंबर। और दोस्तों सेकंड नंबर में हम लोग इसका आंसर लिखने लगेंगे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखेंगे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य दोस्तों क्या है, देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित है। इसमें दोस्तों क्या है, लोकनायक जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जवाहरलाल के बारे में हम लोग जितनी बातें जानते हैं कि दोस्तों इनका जन्म 14 नवंबर को होता है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रत्येक विद्यालय, समस्त विद्यालयों में दोस्तों खेल और क्रीड़ा के आयोजन किए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें इनाम दिए जाते हैं, बहुत सारे खेलकूद आयोजन होते हैं, क्योंकि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इनका जन्म प्रयागराज संगम तट पर हुआ था, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इन सब बातों को दोस्तों हम लोग याद रखेंगे और इन्हीं बातों को हम ज्योति जवाहर में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। और दोस्तों इनके 2-3 कोटेशन अच्छे याद कर लेंगे। तो दोस्तों इससे पहले का जो आप लोग वीडियो देखेंगे, जो वीडियो हमने बनाकर डाला है ज्योति जवाहर पर ही पूरा वीडियो बना है, कम से कम 10 या 15 मिनट का। तो दोस्तों वो वीडियो आप लोग एक बार वॉच कर लेना एग्जाम से पहले, और उनमें जो बातें आप लोगों को सुनाई दें, जो बातें आप लोग सीखें, उन्हीं बातों को आप लोगों को जाकर यूपी बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। तो फ्रेंड्स अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, केवल हमें क्या करना था, ज्योति जवाहर ही उससे करना था। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों क्या है, हमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था, राजेंद्र प्रसाद आ गया, रामचंद्र शुक्ल आ गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आ गया, रामधारी सिंह दिनकर आ गया। दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नहीं आया है, लेकिन हमने जो 3 बताए थे उनमें से 2 फंसे हैं दोस्तों। कौन कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख दें या आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दें। और जिस स्टेप में आप लोगों को बताया गया था कि दोस्तों ऐसे बीच में क्या बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर उनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे उनके बारे में लिखेंगे, यानी उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनका साहित्य में योगदान, उनको मिले हुए सम्मान, इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। और इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे तो हमें 5 अंक पूरे प्राप्त होंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसका उल्लेख करना है। दोस्तों क्या है, मैथिली शरण गुप्त, क्या लिखा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्या है, बिहारी लाल। फिर दोस्तों क्या है, महाकवि सूरदास। तो दोस्तों जो हमने आप लोगों को 3 बताए थे उनमें से फिर भी एक फंस गया, क्या है, उनमें से फिर भी एक
फंसा है दोस्तों क्या है, महाकवि सूरदास। तो दोस्तों महाकवि सूरदास के बारे में हम लोग लिखेंगे। इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसमें संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पूरा लिखेंगे। दोस्तों यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर केवल सूरदास फंसा है और दोस्तों आप लोगों ने सूरदास याद नहीं किया है, आप लोग शायद महादेवी वर्मा याद किए हों या दोस्तों आप लोगों ने तुलसीदास याद किया हो, तो दोस्तों अब आप लोग सोचोगे भैया अब हम क्या करें, यहाँ पर किस तरीके से लिखें। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि नाम तो हम डालेंगे महाकवि सूरदास का, जब लिखेंगे नाम डालेंगे महाकवि सूरदास का। और दोस्तों यदि सूरदास की कोई रचना का नाम याद होगा तो संक्षिप्त में जो लिखेंगे वहां पर सूरदास नाम डालेंगे और उनकी एक रचना लिख देंगे। और दोस्तों यदि हमें नहीं पता है तो नाम तो हम लोग डालेंगे सूरदास का, लेकिन पूरा ब्यौरा हमें जो याद है वो लिख देंगे, लेकिन नाम सूरदास का ही डालेंगे। वो जो ब्यौरा दिया गया है वो ब्यौरा हम लोग दूसरे का रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों छोड़कर नहीं आना है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने आप लोगों को एक श्लोक बताया था कि वो श्लोक किस तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। तो दोस्तों वो श्लोक हम लोग अवश्य लिखेंगे। यदि आप लोगों को वो श्लोक ना याद आए तो दोस्तों जो भी यहाँ पर दिया गया हो वही श्लोक दोबारा लिख लें, कोरी कापी ना रखें, या आप लोगों ने कोई उसके अलावा कोई श्लोक याद किया हो वो श्लोक आप लोग लिख सकते हैं। बहुत दोस्तों छोटे छोटे दो दो लाइन के श्लोक दिए गए हैं, तो वो उन श्लोकों को दोस्तों आप लोग एक श्लोक जरूर याद कर लें, क्योंकि एक दोस्तों श्लोक आता जरूर है लिखने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग 27वें क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं 28वें दोस्तों कह रहा है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, उन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखनी है। तो दोस्तों ये दोनों पत्र आप लोग यदि आपने एग्जाम से पहले ये वीडियो देखा है, वीडियो को वॉच किया है, तो दोस्तों ये जो दोनों लेटर दिए गए हैं, दोनों दोस्तों जो पत्र दिए गए हैं, इन पत्रों को दोस्तों आप लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है कि चंद्रशेखर का आसीत। दोस्तों चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर का था, तो दोस्तों चंद्रशेखर एका देशभक्त आसीत। यदि हमें नहीं पता तो भैया वो एक देशभक्त थे। चंद्रशेखर जी कौन थे, वह एक देशभक्त थे। तो यहाँ पर कहा की जगह हम लोग देशभक्ता लिख देंगे। फिर दोस्तों लिखा वीरा केन पूजते, तो फ्रेंड्स इसमें पाठ का नाम पूछ दिया है कि वीरा केन पूजते, तो भैया वीरा वीरेण पूजते। क्या है, वीरा वीरेण पूजते। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला दोस्तों दिया गया है, और दोस्तों ये अंतिम पार्ट है। और दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। दोस्तों क्या करना है, निम्नलिखित पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरह का निबंध दिया गया है, यानी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है भाई कि सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा, यानी अपने यातायात के नियमों के बारे में लिखना है। मेरे सपनों का भारत, दोस्तों क्या है, मेरे सपनों का भारत, यानी आप खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी बन जाएं और अपने सपनों में भारत को देखें और किस तरह का भारत आप लोग चाहते हैं उस भारत के बारे में लिख डालें। या दोस्तों जल है तो कल है, या जल के बारे में लिख डालें। दोस्तों अब जल के बारे में जब लिखेंगे तो उसी में जल प्रदूषण आ जाएगा और उसी जल प्रदूषण की रोकथाम आ जाएगी। तो दोस्तों ये प्रदूषण से मिलता जुलता हो जाएगा, जल है तो कल है। फिर दोस्तों क्या है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप। दोस्तों सांप्रदायिकता यानी ये आतंकवाद से रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, सांप्रदायिकता वाला। फिर दोस्तों जीवन में कंप्यूटर का महत्व। दोस्तों जीवन में कंप्यूटर का महत्व यानी आप लोगों की लाइफ में मोबाइल फ़ोन का इंटरफेयर करना। तो दोस्तों आप लोगों की जो लाइफ है वो मोबाइल फ़ोन पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है, और कुछ बच्चे ये चीज़ें यदि सुन रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन और जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो उन्हीं बच्चों के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं जिनके लाइफ में दोस्तों मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों क्या है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th की हिंदी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये वायरल पेपर है, और दोस्तों यही पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को 24 तारीख को देखने को मिलेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। दोस्तों हालांकि ये वायरल पेपर है, अब हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यही पेपर आएगा, लेकिन ये पेपर यदि वायरल हुआ है तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो ये पेपर मिला होगा। तो इस पेपर को दोस्तों आप लोग जरूर सॉल्व करें, जरूर इस पेपर को देख कर जाए पेपर बोर्ड का पेपर देने। हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, या दोस्तों ये पेपर केवल इस तरीके ऐसे ही वायरल कर दिया गया है। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन हमें कम से कम यदि पेपर यदि हम लोग ये देखेंगे तो इससे हम लोग काफ़ी सीखेंगे कि पेपर हम लोगों को किस तरीके से करना है। बस दोस्तों उद्देश्य हमारा ये है कि हमें पेपर किस तरीके से वहाँ पर जाकर सॉल्व करना है, अच्छे से राइटिंग का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोगों का पूरा पेपर हो जाता है, जैसे ही आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में सबसे अंत में एक चीज़ लिखना कभी ना भूलें। आइए देख लेते हैं क्या लिखना है वहाँ पर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करने जहां से दोस्तों आप लोग पेपर का एंड करेंगे, वहीं पर दोस्तों क्या है, अपना रोल नंबर डालेंगे। अंत में दोस्तों क्या है, वहीं पर अपना रोल नंबर डालेंगे। जिस बच्चे का जो रोल नंबर होगा दोस्तों, इस तरीके से कोई रोल नंबर बनकर आ रहे हैं, यानी
इस तरीके से दोस्तों रोल नंबर बनकर आ रहे हैं सभी बच्चों के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, हम अपने अपने रोल नंबर वहाँ पर क्या करेंगे, लिख कर आएँगे। तो दोस्तों रोल नंबर लिखने के बाद में क्या है, हमें यह श्लोक दोस्तों लिखना नहीं भूलना है। दोस्तों ये जो श्लोक आप लोगों को दिख रहा है, दोस्तों ये श्लोक हम लोग वहाँ पर अवश्य लिखेंगे। तो दोस्तों एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो दोस्तों इन 2 पंक्तियों को आप लोग अवश्य लिखें। यदि आप लोग अंत में ये दोनों पंक्तियाँ लिखते हैं, इस श्लोक को लिखते हैं, तो दोस्तों जो भी टीचर आप लोगों की कॉपी चेक कर रहा है, उस टीचर के मन मस्तिष्क में आपके प्रति एक सकारात्मक छवि उत्पन्न होती है। दोस्तों सकारात्मक छवि जो उत्पन्न होती है, वह आपको जो अंक देता है दोस्तों अध्यापक, वह बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर निर्भर करता है कि वह आपके बारे में किस तरीके से सोच सकता है। दोस्तों यदि आप लोगों की कॉपी अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं हुई और दोस्तों उसका मूड थोड़ा ऑफ हुआ, लेकिन जैसे वो अंत में इन 2 पंक्तियों को देखेगा, उसका मन थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और हो सकता है यदि कोई सज्जन अध्यापक होते हैं, बहुत दोस्तों वैसे तो बहुत स सभी अध्यापक सज्जन होते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक रूडली भी होते हैं। तो दोस्तों यदि वो इस 2 पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो दोस्तों जो रूडली अध्यापक भी होते हैं, उनका भी मन पसीज जाता है और वो भी आप लोगों को कम से कम पासिंग मार्क अवश्य देंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों जैसे ही पेपर का अंत हो, पेपर का समापन हो, तो आप लोग ये 2 पंक्तियाँ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद में दोस्तों आप लोग अपना रोल नंबर लिखें और इन 2 पंक्तियों को अवश्य लिखें प्रत्येक पेपर में। दोस्तों ये नहीं केवल हिंदी के ही पेपर की बात हो रही है। दोस्तों यदि मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, कोई भी पेपर हो दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग याद कर लें। इन 2 पंक्तियों को आप लोग अवश्य लिखें अंत में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद और आप लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आप लोग इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर जाएँ और बहुत अच्छे आप लोगों के अंक प्राप्त हों। यही उम्मीद और इसी कामना के साथ जय हिंद।